गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। इसका लास्ट पॉइंट है। इस लास्ट पॉइंट के अंदर आपको व्यक्तित्व व बुद्धि उसके बारे में बताऊंगी। कल मैंने आपको व्यक्तित्व के बारे में बताया था थोड़ा बहुत कुछ। इसके पॉइंट एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है सक्रियता का विकास। दूसरा है संवेदनात्मक चेतना। तीसरा है आशावादिता। चौथा है आशावादिता के क्या मतलब अभिव्यक्ति क्षमता। चिंतन का विकास नेक्स्ट। फिर है बहुमुखी गतिविधियों का विकास। फिर है पूर्ति में नमनीयता। फिर स्व का विस्तार। फिर है आत्मविश्वास का विकास। फिर आर्थिक मूल्यों का विकास। फिर है धार्मिक मूल्यों का विकास। फिर है वैज्ञानिक मूल्यों का विकास। फिर नेक्स्ट है सौंदर्य बोध का विकास, महत्वाकांक्षा का विकास, भावात्मक नियंत्रण का विकास, व्यवस्था प्रियता। अब ये सारी इतने सारे पॉइंट मैंने आपको कल बता दिए थे, उसको आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलेंगे बुद्धि के लिए। बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। बुद्धि शब्द का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में अनेक प्रकार से करते हैं। जैसे कि इन प्रश्नों में उत्तर देने में यह प्रश्न उठता है कि आखिर बुद्धि क्या है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता, बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन तब तक नहीं कहना चाहिए जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाए। बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, बल्कि उसके प्रभावों को भी देखा जा सकता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि एक परिपक्वता है की शक्ति है। व्यक्ति बहुधा बुद्धि का प्रयोग विभिन्न समस्याओं को समझने और अधिगम करने में तो करता ही है, परंतु बुद्धि का उपयोग जीव अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों को समझाने और उनके प्रति अनुक्रिया करने में भी करता है। बुद्धि के लिए अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, उस संक्षेप में बुद्धि ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण दो व्यक्तियों के समझने के स्तर में, स्मरण शक्ति में तथा समस्या को हल करने में स्तर में अंतर होता है। बुद्धि कोई भौतिक तत्व नहीं है, यह भौतिकता तत्व है जिससे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, अनुभव अवश्य किया जा सकता है। जैसे बिजली की नहीं, इसका पता पंखे से चलने से लगता है, इसी प्रकार बुद्धि का पता व्यक्ति के व्यवहार से, बुद्धि का मापन बुद्धि से होता है। बुद्धि इसके अंदर है, बुद्धि मस्तिष्क का कपाल स्थितियों में इसमें 3 परतों द्वारा घिरा रहता है। इसको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। वृद्ध बुद्धि, इसके अंदर वृद्ध बुद्धि, वृद्ध मस्तिष्क में ज्ञानेंद्रियां एवं क्या होता है, जो ज्ञानेंद्रियां होती है बुद्धि के अंदर, तो वह सब सामने आती है। उससे क्या होता है कि आपकी विचार करने की शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव संचय, ज्ञान तथा प्रेम, भय, क्रोध, हर्ष तथा
विषाद के केंद्र यही भाग है। जिन बालकों का अग्र मस्तिष्क छोटा होता है वह प्राय बुद्धि में पाया जाता है। दूसरा है लघु मस्तिष्क, यह मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। इसके कमजोर होने से व्यक्ति चल फिर नहीं सकता। अपन कितनी बार नहीं कहते बच्चों को ये तो बुद्धिहीन है, इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है, वो अच्छी तरह से इसको समझता नहीं है, दूसरे बच्चे अच्छी तरह से समझ जाते हैं। इस तरीके से वह बुद्धि को अच्छी तरह उसका विकास करना चाहिए। बुद्धि को विकास करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। और बहुत से बच्चे होते हैं कि जन्मजात ही ऐसे होते हैं जिनको बुद्धि होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, वो तो भगवान की देन होती है या वंशानुगत भी हो सकता है। इस प्रकार से बुद्धि जिसके पास जितनी ज़्यादा बुद्धि होती है वो उतना काम करता है। तीसरा पॉइंट है सुषुम्नाशेषण से निकली सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा शरीर की संवेदनाएं मस्तिष्क तथा मस्तिष्क के आदेशों से शरीर तक पहुंचाई जाती है। मस्तिष्क और स्नायु तंत्र का विकास गर्भावस्था में होने लगता है और जन्म से पूर्व विकास हो जाता है। गर्भावस्था में स्नायु कोषों के आकार और उनकी संख्या का विकास होता है। जन्म के बाद अप्रौढ़ कोशों का विकास होता है। जन्म के समय मस्तिष्क की तौल 350 ग्राम तथा प्रौढ़ावस्था आने पर वह तौल 1260 से 1400 ग्राम तक के बीच हो जाती है। 3-4 वर्ष तक विकास तीव्र होता है, फिर धीमा एवं 18 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। बोलते हैं कि प्रयोग द्वारा पाया कि 90 तथा 10वें वर्ष तक बालक का मानसिक पूर्ण विकास हो जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, बचपन में जो भी बच्चों का विकास होता है और जो बहुत तेज गति से होता है, वह विकास बचपन से ही देखता रहता है। और बचपन में जो बच्चा जो चीज़ सीखता है वो कभी भी भूलता नहीं है, वो अच्छी तरह से उसको याद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सृजनात्मकता। सृजनात्मक का मतलब ये होता है कि सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव होता है। उत्पन्न विचारों को जब हम व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं तो उसके पक्ष एवं विपक्ष, लाभ एवं हानियाँ हमारे समक्ष आती है। इस स्थिति में हम अपने विचारों की सार्थकता एवं निरर्थकता को पहचानते हैं। सार्थक विचारों को व्यवहार में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की स्थिति सृजनात्मक चिंतन कहलाती है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जेम्स वाट एक वैज्ञानिक था। उसने रसोई घर में आने वाले एक आवाज़ को सुना तथा जाकर देखा कि चाय की केतली का ढक्कन बार बार उठ रहा है। तात्पर्य ये है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य घटना थी, परंतु सृजनात्मक, जिनका दिमाग बहुत आगे दौड़ता है, वह उसके लिए एक नई चीज़ थी कि वह सृजनात्मकता की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बारे में वो क्या करेगा कि उसका पूरा निरीक्षण करेगा और उसके बाद में उसमें क्या सफलता मिलती है, क्या नहीं मिलती है, वो पूरी करके प्रयोग करके उसके द्वारा बच्चों को बताएगा। अब जैसे प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में सृजनात्मकता का आशय उन कार्यों से जिनके माध्यम से नवीन विचारों, वस्तुओं एवं व्यवस्थाओं का सृजन संभव होता है। आर के शर्मा के अनुसार सृजनात्मकता का आशय मस्तिष्क उद्वेलन की उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी एक विषय पर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों के आधार पर नवीन एवं उपयोगी वस्तुओं एवं विचारों का सृजन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता का आधार नवीन विचारों एवं उपयोग वस्तुओं का सृजन करना है।
इनका संबंध बौद्धिक जागृति से होता है। इसमें विचारक किस विचार का उपयोग बौद्धिक जगत की सुख एवं सुविधाओं के लिए करता है। इस प्रकार सृजनात्मक मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ कौशलात्मक क्रिया से भी संबंधित है। अब सृजनात्मक की विशेषताएं, जो इंसान नए नए खोज करता है, देखता है तो उसकी क्या विशेषता होती है। सृजनात्मक जन्मजात न होकर अर्जित की जाती है। सृजनात्मकता प्राचीन अनुभवों आधारित नवीन संबंधों की रूपरेखा तथा नूतन सचयों का संबोधन कहा जाता है। सृजनात्मक की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सृजनात्मक एक जटिल प्रक्रिया है जिसे समय, स्थान तथा व्यक्ति से बांधा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, सभी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न श्रेणियों की सृजनात्मकता पाई जाती है। सृजनात्मक केवल कुछ चुनी हुई व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों का सामान्य गुण होता है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता में विभिन्नशील गुण पाए जाते हैं। उनकी सर्वाधिक मान्य विभिन्न विशेषताएं होती है। निरंतरता, नमनीयता, विस्तारता, बौद्धिकता, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एवं निर्णय लेने की शैली आदि। नेक्स्ट है, बुद्धि में निहित योग्यताओं से सृजनात्मक चिंतन में निहित योग्यताएं भिन्न होती है। सृजनात्मक अब सारी चिंतन का आधारित है। अब ये नेक्स्ट है, सृजनात्मक का प्रादुर्भाव अचानक नहीं होता। यद्यपि सृजनात्मक विचार अचानक ही बिजली की भांति प्रकट होते दिखाई देते हैं। सृजनात्मकता का उदय उसी भांति क्रमित होता है जैसे दिन का निकलना। जीवन की प्रारंभ में ही सृजनात्मकता का प्रादुर्भाव होता है और इसका विकास सामाजिक पर्यावरण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक संबंधी योग्यताओं का विकास अन्य योग्यता के विकास से भिन्न होता है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता को मापा जा सकता है। फिर ये सृजनात्मकता का विकास जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। इसके लिए किसी विशेष व्यक्ति का विषय का होना आवश्यक नहीं है। इसके अंदर फर्स्ट है, सृजनशील व्यक्ति में प्रवाह होता है। वे अपने विचारों को प्रवाहता के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है, सृजनात्मक एक प्रक्रिया का योग्यता है, यह उत्पादक नहीं है। फिर है, सृजनात्मकता की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशित होती है। यह या तो व्यक्ति के लिए लाभदायक होती है अथवा समूह या समाज के लिए लाभदायक होती है। सृजनात्मकता चाहे मौखिक हो या लिखित, चाहे मूर्त हो या अमूर्त, प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के लिए यह अभूतपूर्व होती है। यह कभी किसी नए और विभिन्न उत्पादनों का मार्ग निर्देशित करती है। सृजनात्मकता एक प्रकार की नियंत्रित कल्पना है जिससे किसी न किसी उपलब्धि को निर्देशित प्राप्त होता है। अभी सृजनात्मकता की क्षमता का विकास, इसके अंदर इस विकास का क्या होता है। इसके सबसे अंदर पहला है पाठ्यक्रम संबंधी उपाय। छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम का स्वरूप सृजनात्मक गतिविधियों एवं विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे छात्र उसे पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विषय एवं तत्वों का सोचने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।
पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को इस प्रकार की गतिविधियों को करने की प्रेरणा देनी चाहिए जो कि तर्क एवं चिंतन से संबंधित हो तथा छात्र के विविध प्रकार से सोचने के अवसर उपलब्ध हो। दूसरा है सृजनात्मक शिक्षकों की व्यवस्था। शिक्षकों को अपनी शिक्षण तकनीकी में परिवर्तन करना चाहिए तथा छात्रों को सृजनात्मक कार्यों में सहयोग देना चाहिए। छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए जिससे छात्र उनके समाधान के लिए सृजनात्मक कार्यों की व्यवस्था कर सके। नेक्स्ट है खेल संबंधी गतिविधियाँ। छात्रों को खेल बहुत अच्छा लगता है। यदि छात्रों में विविध खेलों के बारे में बातचीत की जाए तो उनको विचारों एवं कार्यों में तीव्रता आ जाती है। उनका शरीर एवं मस्तिष्क दोनों ही तेजी से चलते लगता है। नेक्स्ट है रहस्यपूर्ण गतिविधियाँ। छात्रों को कक्ष में विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करने की प्रेरणा देनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक द्वारा एक संदूक में बहुत सी वस्तुओं को भर दिया जाए। उसके बाद प्रत्येक छात्र को एक वस्तु लेने के लिए कहा जाए। कौन से छात्र में को कौन सी वस्तु मिलेगी यह पता नहीं होती है। इसके बाद छात्रों को चित्र, खिलौने एवं मॉडल्स देखने को मिलते हैं। प्रत्येक छात्र में उस चित्र, खिलौने और मॉडल्स के संदर्भ में अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देता है। चित्र को क्या जिसने चित्र लिया उसको क्या अच्छा लगा, जिसने मॉडल बनाया उसको क्या अच्छा लगा और जिसने ये डायग्राम बनाया उसको क्या अच्छा लगा। नेक्स्ट है सामूहिक कार्य। जहाँ कक्षा में सामूहिक कार्य करने की सृजनता चिंतन में वृद्धि होती है क्योंकि किसी भी कार्य को छात्र सामूहिक विचार विमर्श के बाद उचित रूप से संपन्न करता है। प्रोजेक्ट बनाता है और बहुत सारी चीज़ें बनाता है। अभी अपन देख रहे लॉकडाउन के अंदर भी बच्चे घर बैठ कर के कॉलेज से जो भी मिल रहा है वह सब उसको देख कर के बना रहे। फिर कला संबंधी खेल। छात्रों को विभिन्न प्रकार की कला बनाने का, चित्र बनाने में बहुत रुचि होती है। इस आधार पर छात्रों के मानसिक विचार, योग्यता एवं सृजनता, चिंतन के स्तर को जाना जाता है। छात्रों के समक्ष छोटी सी वक्रिया या सीधी रेखा खींच दी जाए तथा छात्रों से इससे पूर्ण चित्र बनाने के लिए कहा जाए तो उसके सामने ये चित्र आएगा कि क्या करेंगे, चित्र कैसा बनाएगा। छात्र के समक्ष श्याम पट पर एक आकृति का निर्माण कर दिया जाता है तथा इस आकृति के संदर्भ में छात्रों से 5 लाइन लिखने के लिए कहा जाए। इसके बाद छात्रों से उन आकृतियों में कुछ जोड़ने के लिए कहा जाए तो जो बच्चा अच्छा दिमाग वाला होगा वो तो उसके अंदर अनेक तरह की आकृतियाँ बना देगा और बता देगा, और जिसका दिमाग नहीं होगा, ध्यान नहीं देगा तो वो गुरु का ही रह जाएगा। छात्रों के समक्ष विविध प्रकार के वृत्त बना दिए जाए तथा उनसे पूछा जाए कि गोल प्रकार आकृति की किन किन वस्तुओं को जानते हैं। इस तरह से बच्चे अलग अलग आकृतियाँ बनाएंगे और उसको अच्छी तरह से कर सकेंगे। उसके बाद ये सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु व्यू रचना करनी पड़ती है। उसकी व्यू रचना किस प्रकार से होती है। इसका पहला पॉइंट है कल्पनाओं का उपयोग। छात्रों के समक्ष विविध प्रकार की कल्पना संबंधी प्रयोग करने चाहिए। छात्रों के समक्ष अनेक प्रकार की काल्पनिक प्रकार से किया जाए तथा उन पर उनके विचारों के प्रयोग के लिए किया जाए। उनको अलग अलग कल्पना करने को दिया जाए कि इस टॉपिक पे आपको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, तो बच्चे अपने दिमाग को दौड़ाएंगे।
दूसरा है अधिक विचार उत्पन्न करना। छात्रों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए जिससे छात्र अधिक से अधिक सृजनात्मक चिंतन करने के लिए प्रेरित हो सके। और अलग मतलब उनको इस तरह से प्रेरित किया जाए, अध्यापक है या बड़े स्टूडेंट है जो उन बच्चों को ध्यान में दे रहे हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रेरित करे जिससे वह क्या है काम कर सके। फिर वैकल्पिक प्रयोग, छात्रों द्वारा किसी कार्य को करने के लिए खूब सारे एक विधि के अतिरिक्त अन्य विधियों भी सिखा देनी चाहिए जिससे उनमें आराम से वह सीख सके और उसको बता सके। किसी को गणित के प्रश्न में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो गणित का मतलब विधि बतानी चाहिए, किसी को लैंग्वेज इंग्लिश का है तो इंग्लिश की विधि बता देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान एवं क्रियाओं का मध्य समन्वय। ज्ञान एवं क्रियाओं के मध्य समन्वय की स्थिति भी नवीन विचारों को जन्म देती है। इसलिए शिक्षक को छात्रों के विभिन्न कार्यों में संलग्न करके उनके द्वारा उनके ज्ञान एवं विचारों का उपयोग करना चाहिए तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। इस तरह से ज्ञान और इसका विकास पूरी तरह से हो पाएगा और अलग अलग कार्य करने में बच्चों की रुचि बढ़ेगी। अभी निर्णयों का मूल्यांकन, शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र द्वारा जो भी प्रयास करके किसी विषय के संदर्भ में निर्णय किए गए हैं वह पूर्णतः प्रासंगिक है या नहीं, क्योंकि छात्र की सृजनता की स्थिति उसके द्वारा निर्धारित एवं प्रस्तुत नियमों एवं सिद्धांतों में ही प्रकट होती है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से शिक्षक को 3 तथ्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। इसके साथ साथ छात्रों को भी इन तथ्यों को सिखाना चाहिए कि वह निर्णय प्रस्तुत करने में उस पर एक बार पुनर्विचार अवश्य करें। तो इस तरह से छात्रों को निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए। उसके बाद है समाज उपयोगी कार्य। समाज उपयोगी कार्यों को छात्रों द्वारा संपन्न करने की प्रेरणा प्रदान करने से भी सृजनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। समाज के स्वच्छता संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व छात्रों को समूह बनाकर सौंप देना चाहिए जिससे उस दायित्व को निर्वाह करके वह अच्छी तरह से कर सके। फिर वाद विवाद प्रतियोगिता, छात्रों को विविध प्रकार के विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये चर्चा बाल सभा या किसी प्रतियोगिता के माध्यम से संपन्न की जा सकती है। इसमें छात्रों को पर्यावरण एवं ज्वलंत शैक्षिक चुनौतियों के संबंध में विषय प्रदान करना चाहिए। जैसे सामने अभी क्या विषय आ रहा है उसके बारे में अब जैसे कोरोना आ रहा है, कोरोना का क्या क्या है उसका कुछ उदाहरण में वाद विवाद प्रतियोगिता का प्रयोग करना चाहिए। फिर एक प्रदर्शनी, विद्यालय में समय समय पर विज्ञान, पर्यावरण और इतिहास विषय के संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्र अपनी रुचि एवं योग्यता के आधार पर विषय से संबंधित चित्र एवं उसके बारे में सामान्य जानकारी लिखकर प्रदर्शन और शोभा बढ़ा सके। इस तरीके से आप सृजनात्मक की विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आंकलन का सूचना का वर्गीकरण। आंकलन का मतलब होता है आंकड़ा सूचना आधारित वर्गीकरण का आशय है कि आकलन के द्वारा व्यक्ति या वस्तुओं में उपस्थित किसी गुण अथवा विशेषता का यह वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी। किसी गुण या विशेषता के गुणात्मक वर्णन में या तो उन गुणों का विशेषताओं की उपस्थिति अनुपस्थिति की चर्चा की जाती है। इस तरह से गुणात्मक और उसके गुणात्मक वर्णन
किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि आकलन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। जैसे आकलन के द्वारा व्यक्तियों में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का वर्णन बुद्धि लब्धि के रूप में किया जाता है। व्यक्तियों के विभिन्न गुणों जैसे लिंग, भेद, रंग, व्यक्तित्व के आदि का वर्णन किया जाता है अथवा छात्रों के विभिन्न विषयों में अर्जित ज्ञान का अंकित एवं शाब्दिक वर्णन किया जाता है। अब ये गुणात्मकता के दो भाग हैं, एक है गुणात्मक आकलन और दूसरा है मात्रात्मक। अब ये गुणात्मक आकलन के अंदर है वर्तमान युग में भौतिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार के विद्वानों में आकलन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु भौतिक विज्ञान के तथ्य स्थूल होते हैं तथा उन्हें भौतिक रूप से भाषा जाना जा सकता है तथा माप को निश्चित इकाई में व्यक्त किया जाता है। अतः भौतिक विज्ञान का आकलन परिणामात्मक या संख्यात्मक होता है। परिणात्मकता से अर्थ ऐसा कोई वस्तु जिसको भौतिक जागरण में सत्ता हो, जिससे आकार, विषय वस्तु, परिणाम आदि गुण देखे जा सकते हैं, जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को अनुभूतिया किया जा सकता है। इन अर्थों में भौतिक आकलन परिणाम होता है, जैसे दूरी नापना, क्षेत्रफल नापना, ये सब भौतिक परिणाम है। इसके विपरीत समाज विज्ञान में, जिसमें शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक आकलन भौतिक तथा स्थूल होता है। अभी मात्रात्मक किसी भी दूसरा पॉइंट है मात्रात्मक परिणाम। किसी गुण अथवा विशेषता की मात्रात्मक वर्णन में व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उन गुणों या विशेषताओं की मात्रा को बताया जाता है। यह कहा जाता है कि रीता की लंबाई इतनी है, या इतने केले हैं, या इतने सेब हैं, या इतना उसको तोला जाता है। तोल करके जो भी उनकी मात्राएं निकाली जाती है वह सब होती है। उसके बाद अब दोनों का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का आपको कंपैरिजन करना है, आपको ही करना है। आकलन की प्रक्रिया आधारित वर्गीकरण। आकलन की प्रक्रिया आधारित वर्गीकरण के अंदर आता है अध्यापक द्वारा एक विद्यार्थी के ज्ञानार्जन का मूल्यांकन विविध प्रकार के समय समय पर विविध परीक्षा प्रविधियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न परीक्षणों के द्वारा अध्यापक को एक छात्र के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। इससे अध्यापक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि छात्र किस ज्ञान के क्षेत्र में कमजोर न रह जाए। तो इसलिए वो क्या करता है कि रचनात्मक आकलन तथा आकलन मूल्यों का भी व्यवहार आने लग जाता है। इस प्रकार से न्यूनतम अधिगम स्तर की संकल्पना के लागू होने के बाद बाह्य मूल्यांकन अनुरूप सा प्रतीत होने लगता है, फिर भी इन्हें न्यूनाधिक रूप से लागू किया जाता है। इसके अंदर दो भाग होते हैं, लिखित द्वारा मूल्यांकन। हमारे विद्यालय में साधारणतः लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षाएं निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की होती है। इन परीक्षाओं के अंतर्गत कार्य सौंपना, प्रतिवेदन अंकित करना, कागज पेंसिल की परीक्षा आदि इस तरह से इनकी होती है। दूसरा होता है मौखिक परीक्षा। इस प्रकार की परीक्षा में मौखिक प्रश्न, वाद विवाद या विचार विमर्श के द्वारा छात्रों के रचनात्मक अध्ययन की योग्यता की जाती है। फिर तीसरा है साक्षात्कार मूल्यांकन। साक्षात्कार करना यानी मौखिक प्रश्न और आदि में, इसमें साक्षात्कार में मौखिक प्रश्न, विचार विमर्श और सामान्य ज्ञान तथा विषय विश्लेषण से संबंधित प्रश्न होते हैं। उसके बाद है निरीक्षण या अवलोकन मूल्यांकन। इसके अंतर्गत विज्ञान, भूगोल, कृषि आदि निरीक्षण अवलोकन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रयोगात्मक।
प्रैक्टिकल करके बच्चों को उनका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति इतिहास प्रक्रिया, इसके अंतर व्यक्ति स्वयं ही अपने विषय में लिखता है, जिससे उसके विषय में जानने में, मूल्यांकन में पर्याप्त पहचान होती है। ये मैंने आपका आज 3rd यूनिट कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसके बाद प्रश्न आपको बता रही हूँ, जो आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षण व्यूह रचनाओं का वर्णन करो। दूसरा निबंधात्मक प्रश्न है, इसके अंदर है बुद्धि क्या होती है, उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मस्तिष्क में बुद्धि के विकास को समझाते हुए बुद्धि के मापन के बारे में चर्चा कीजिए। धन्यवाद। आप जल्दी से टाइम पे सेशनल भेजने की कोशिश करें।